हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वही पुराना सवाल, वही पुराना राग की उम्मीद है तुम लोग ठीक होगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घर पर रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ये उनके लिए बड़ा आसान है जिनके घर में राशन इतना हो कि वो बाहर नहीं निकले तो आसानी से गुजारा हो जाए। हम आप उन्हीं में से आते हैं। बाकी जिन लोगों की जिंदगी रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो पर चलती है, उनको हमारी बातें महज नारा ही लगेगी। ये जो वेंडर्स हैं, फेरी वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, थड़ी वाले हैं, घूम घूम कर सामान बेचते हैं, चाय वाले, पान वाले, सब्जी वाले, इनके लिए ये बड़ा मुश्किल है ये वक्त। लेकिन हर मुश्किल वक्त से इंसान ने लड़ाई लड़ी है, आंखों में आंखें डाल करके उस मुसीबत को देखा है, झेला है और बाद में उसको शिकस्त भी दी है। हमने भी हर संभव कोशिश की थी कि इस कोरोना काल में भी हम मिले बिना नहीं रह सके, चाहे वर्चुअली मिले। सोशल मीडिया के जरिए भी हम एक दूसरे से बातचीत करते रहे। व्हाट्सएप पे आप लोगों को लगातार सामग्री पहुंचाई है और आप लोग अपने सवाल लेकर मेरे सामने यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी आ जाते हैं। जैसे अभी एक बीए फाइनल का वीडियो मैंने डाला था, उसमें वहीं पर वो डिमांड उठाई थी मैंने वहां से कि आप व्याख्या कैसे करना है वो भी बताइए। तो मैंने सोचा कि बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में मैं जो अंतिम किताब, बची खुची किताब जो अब करवाऊंगी, क्योंकि बाकी सब मैं करवा चुकी हूँ, उसमें भी मैं एक जोर इस पर रखूं कि व्याख्या कैसे करनी है, एक्सप्लेनेशन। एक गद्यांश या पद्यांश, फर्स्ट पेपर में पद्यांश होगा, पोएट्री है, ये प्रोज है। सेकंड पेपर में गद्यांश होगा। इसकी व्याख्या कैसे करते हैं, हालांकि मैंने 20 बार बताया होगा, वीडियोस में भी और ऑफलाइन क्लासेस में भी। थोड़े ही समय हम लोग ऑफलाइन क्लासेस ले पाए, लेकिन तब भी हमारी स्पीड देखिए कि हमने जो वीडियोस बनाए थे उनको हमने क्लास में ऑफलाइन भी पढ़ा। बावजूद इसके जो कुछ मुझे पता चला कि आप दोबारा से समझना चाह रहे हैं, तो गुस्सा भी आया था कि इतना तो मैंने कर लिया। लेकिन लौट के बुद्धू घर को आए, वापस उसी प्लेटफॉर्म पे मैं आ गई हूं कि मुझे बचा हुआ भी वीडियो में ही पूरा कराना है। तो ये हमारी तीसरी किताब है, हस्तिनापुर। इस किताब को मैं शुरू कर चुकी हूँ। ये एक पौराणिक नाटक है। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद इस कथा का वहां से प्रारंभ दिखाया गया है, जहां पांडवों का शासन स्थापित हो गया है। हस्तिनापुर पर धृतराष्ट्र अब और धृतराष्ट्र के संतानें काबिज नहीं है। युधिष्ठिर महाराज बन चुके हैं और आगे की कथा हमने की थी। शुभा और कुंती दो महत्वपूर्ण स्त्री पात्रों के मध्य वार्तालाप में संपूर्ण कथानक हमारे सामने आता है, ये याद रखिएगा। इस नाटक में बाकी सारे पात्र इनडायरेक्ट दिखाए गए हैं, इन दोनों की कथा में फ्लैशबैक में आते हैं। सामने अभी क्या आ रहा है, विदुर 2-3 संवाद बोलता है बस। एक रात में, इस पूरी रात में, शाम से लेकर अगले दिन सुबह तक कुंती और शुभा वार्तालाप करेंगी, बातचीत करेंगी और उस बातचीत से कुरुवंशियों की समस्त बुराइयों का चित्रण, उनके षड्यंत्रों का पर्दाफाश, स्त्रियों को लेकर, दलितों को लेकर और राजवंश में सत्ता के घात प्रतिघातों को लेकर उनकी होने वाली समस्त कुत्सित प्रवृत्तियों का हमारे सामने पर्दाफाश हो जाएगा। ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है क्योंकि जो चीजें हमने टीवी सीरियल में देखी या दूसरे माध्यम से देखी, नाटककार उससे आगे की बात कर रहे हैं। नाटककार नंद किशोर चतुर्वेदी ने, जो कि नई कविता के प्रतिनिधि कवि भी हैं, चौथे सप्तक के प्रतिनिधि कवि हैं, उन्होंने इस नाटक में उन पहलुओं को छुआ है अमूमन जहां पर मिसोजिनिस्ट लोगों का ध्यान नहीं जाता है, पैट्रियार्कल सोसाइटी का ध्यान जहां नहीं जाता है, वर्ण व्यवस्था के पोषक लोग जिन चीजों को पतली गली से छोड़कर कटकर निकल लेते हैं,
वहां पर नंद किशोर आचार्य का ध्यान गया है। यह हमारे 20 नंबर के प्रश्न के उत्तर में जरूरी पंक्तियां रहेंगी जो अभी मैंने बोली है। फिलहाल हम एक महत्वपूर्ण गद्यांश को उठाएं जहां से हमने कथा को छोड़ा था, उसके आगे की बात करेंगे। कथा में हम देख रहे थे कि सत्यवती और भीष्म बातचीत कर रहे हैं। भीष्म को वो उस प्रतिज्ञा को तोड़ने का कहती है जो उसके पुत्रों को राज्य की सत्ता पर काबिज करने के लिए भीष्म ने ली थी। अपने वृद्ध पिता शांतनु का विवाह काफी छोटी कन्या के साथ, अपनी समवयस्क कन्या के साथ कराने के लिए पुत्र ने आदर्श पुत्र की स्थापना की थी। न स्त्री की तरफ देखा गया, जो स्त्री थी भी नहीं उस समय, एक बालिका से ही थी। वही सत्यवती जो इसकी समवयस्क है लेकिन मातृतुल्य है, पिता की दूसरी पत्नी है, तो इन दोनों के बीच में उस गरिमा का निर्वहन आद्योपांत किया भी गया है। सत्यवती की संतानों को इसने न सिर्फ पाला पोसा, छोटे भाइयों को बड़े भाई का प्यार दिया, बल्कि विवाह करवाया। हालांकि विवाह की पद्धति बड़ी शर्मनाक थी कि एक चलते हुए स्वयंवर में से 3 कन्याओं को उठा लाए भीष्म, और आने के बाद होश संभालते हैं जैसे वो छोटी छोटी पोटली लाए थे कि वो 2 के बजाय 3 लड़कियां उठा लाए। 2 लड़कियों से 2 भाइयों का विवाह हो गया। अंबा, अंबिका, अंबालिका। अंबा ने कहा कि आप मुझसे कर लीजिए, तो मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो प्रतिज्ञा से बंधे थे। उसको वहां भेज दिया जो उसका प्रेमी था, जो चाहता था उससे उस स्वयंवर में ब्याह करना। उसने ये कह के लौटा दिया कि क्षत्रिय युद्ध में जीती हुई चीज स्वीकार नहीं करते। कदाचित मैं युद्ध में तुम्हें जीतता तो मेरी अर्धांगिनी होती, या फिर स्वयंवर में वरमाला मेरे गले में पड़ती। देखिए उसकी गति। एक उठा के ले गया, उस प्रतिज्ञाबद्ध है। एक जो करने के लिए तैयार था विवाह, वो मना करता है कि अब तो तुमको मेरे पास भीष्म ने भेजा है। क्षत्रिय दान में ली हुई चीज, लौटाई हुई चीज स्वीकार नहीं करते। इन सारी चीजों पर 20 नंबर के प्रश्न में हमें उल्लेख करना पड़ेगा, इसलिए हमने कई बार बात कर ली है। भीष्म विवाह करने को तैयार नहीं है, सत्यवती मान नहीं रही है। सत्यवती ने यह तक कह दिया कि तुम कायर हो, तो वो ताज्जुब करते हैं। कायर? कहती है हाँ, क्योंकि तुम अपने बिंब से बंधे हो, आत्मबिंब, कि आज तक तुमने उस प्रतिज्ञा को निभाया। आज लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि भीष्म ने प्रतिज्ञा तोड़ दी, विवाह कर लिया। और ये तो सबसे बड़ा लोभ है, सबसे बड़ा लालच है, सबसे बड़ी कायरता है। अपने आप से आंखें नहीं मिला पाना, अपनी एक छवि बना लेना, उस छवि को तोड़ने के नाम से भी डरना। तो आगे हम देखेंगे कि वो मान जाते हैं। वो कहते हैं, मानना किस रूप में? कि सत्यवती वो कहते हैं हो सकता है आप ठीक कहती हूँ, लेकिन मुझसे होगा नहीं। ठीक है कि आप कहती हैं मैं धर्म का त्याग कर रहा हूँ, धर्म प्रतिज्ञा को ढोने में नहीं है, समय अनुसार बदलने में है। वो शब्द से पालन करना चाहते हैं कि प्रतिज्ञा तो प्रतिज्ञा होती है, भले ही कभी ली हो। स्त्री संसर्ग के विचार से ही कांप उठता हूँ माँ मैं, सारी देह शिथिल हो जाती है जैसे। यह मेरे मन की भावना का ही नहीं, जिसे आप कायरता कहती हैं, उसका भी क्षणिक प्रतिफल हो शायद। ये मेरे मन की भावना ही नहीं है, जो प्रतिज्ञा ले रखी है, जिसको आप कायरता कह रही है, शायद उसका भी असर हो। लेकिन मैं स्त्री के संपर्क की कामना मात्र से कांप जाता हूँ। सत्यवती कहती है यह केवल तुम्हारा भ्रम है भीष्म, तुम्हारे जैसा बलवान पुरुष, और डॉट 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 यानी आगे उसकी बात अधूरी रह जाती है, बीच में वो बोल पड़ता है। वो कहती है कि ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे जैसा बलवान, पौरुषवान, पराक्रमी, वह कारण नहीं है माँ। भीष्म बीच में काट के बात करते हैं, अरे वो बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हम इस परिस्थिति से निकलने के लिए अन्य उपाय अपना सकते हैं। लेकिन एक बात है कि हम इस परिस्थिति से दूसरे उपाय से भी तो बाहर आ सकते हैं। मेरी प्रतिज्ञा भी बनी रहेगी और कुरुवंश को अपना उत्तराधिकारी भी मिल जाएगा। यह कैसे संभव है? निर्योग द्वारा, नियोग
विचित्र वीर्य की रानियां नियोग द्वारा संतान उत्पन्न कर सकती और यह धर्म संबंधी है कि विचित्र वीर्य की जो रानियां हैं वो नियोग के द्वारा माँ बन जाए, और ये हमारे शास्त्रों में सम्मत है। देखिए, स्त्री सम्मत है कि नहीं, विचार सम्मत है कि नहीं, इच्छाएं सम्मत है कि नहीं, कामनाएं उसमें है कि नहीं, कोई सवाल नहीं है, शास्त्रों में लिख दिया गया है, इसलिए ये सही है। और शास्त्रों में ये लिखा है कि अगर पति मर जाए तो संतान उत्पन्न करने का धर्म है परिवार के लिए उस पत्नी का, कोई योग्य पुरुष उससे संतानोत्पत्ति की कामना से संबंध बनाए और होने वाली संतान इस पुरुष की न होके जो ऊपर पहुंच चुका है उस पुरुष की मानी जाएगी, क्योंकि स्त्री की देह पर उसके पति का हक है। खासकर कोख को, योनि को क्षेत्र कहा गया, उस क्षेत्र पर पति का अधिकार है। सत्यवती कहती है नियोग वह भी तो देवर ही कर सकता है भीष्म, लेकिन विचित्र वीर्य का भाई तो प्रतिज्ञा में बंधा है, वह क्या नियोग के लिए सहमत होगा? विचित्र वीर्य का भाई तो प्रतिज्ञा में बंधा है, और ज्यादातर तो यही अभी तक होता आया है कि परिवार का देवर जो मर गया उसका भाई ये काम करे तो उचित है। भीष्म कहते हैं शास्त्रों में व्यवस्था है माँ, किसी निर्मल चित्त ब्राह्मण को भी शुल्क देकर आमंत्रित किया जा सकता है। कि शास्त्रों में एक और व्यवस्था है, ये इन्होंने सब पढ़ रखा है कि एक योग्य निर्मल चित्त ब्राह्मण जिसकी कामनाएं नहीं जगे, वाह, लेकिन सिर्फ नियोग के लिए शरीर से ऊपर उठकर संबंध बनाने के लिए तत्पर हो, वैसे ब्राह्मण को आमंत्रित किया जा सकता है। हम भी ऐसा ही कर सकते हैं, आज्ञा दे तो उचित पात्र का पता लगाया जाए। आप अगर आज्ञा दे तो मैं उचित पात्र का पता लगाऊं। सत्यवती चुप रहती है, क्या कहती है, और कोई उपाय नहीं है। यहाँ पर अगर इसकी व्याख्या आ जाए कि शास्त्रों में व्यवस्था है माँ, तो प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या और विशेष 4 सोपानों से गुजरकर हमको इस प्रक्रिया को अंजाम देना है। प्रसंग में हम रचना और रचनाकार का नाम लिखेंगे, राइटर और उसकी क्रिएशन। रचना और रचनाकार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कविता भी हो सकती है, कहानी भी हो सकती है, निबंध भी हो सकता है, नाटक भी हो सकता है, और रचना और रचनाकार कहने से हमारा काम पूरा हो जाता है। तो प्रस्तुत गद्यांश पाठ्य पुस्तकों में संकलित पौराणिक आख्यान पर आधारित नाटक हस्तिनापुर से लिया गया है, जो नई कविता के महत्वपूर्ण कवि नंद किशोर आचार्य द्वारा रचित है। यहाँ हमने एक काम और किया है, रचना और रचनाकार का नाम लिखने के साथ साथ इन दोनों की खासियत भी लिखी है। नाटक के बारे में एक विशेषण जोड़ा है कि पौराणिक आख्यानों पर आधारित नाटक, और नाटककार के नाम के पहले भी बताया है कि नई कविता के प्रतिनिधि कवि। इस प्रकार से हम जब कॉपी चेक करते हैं तो इम्प्रेशन पड़ता है कि विद्यार्थी को पता है भाई ये नाटक की विषय वस्तु क्या है, किस बारे में लिखा गया है। आवाजों का डिस्टरबेंस मुझे भी लग रहा है, आपको भी लगता होगा। देखिए, विषम परिस्थितियों में वीडियो बन रहा है, बिल्कुल फॉर्मल नहीं हूँ, बिल्कुल औपचारिक नहीं हूँ। कॉलेज में क्लासरूम्स में हम अलग तरीके से बनाते हैं, यहाँ रूम में आप कितनी भी व्यवस्था कर लो। मैंने टाइम देखे तो अब मंदिर की घंटियां सुनाई दे रही है, आरती हो रही है। व्हाट कैन आई डू फॉर इट। दिन भर में कई वीडियो बनाए हैं, तो ये टाइमिंग का तो ऐसे ही चलेगा। असुविधा के लिए खेद है, इतना कह सकती हूँ। मेरे चेहरे की स्माइल से आपको नहीं लगा होगा तो यूं कह देती हूँ कि देखिए, असुविधा के लिए हमें खेद है। बाय द वे माय डियर स्टूडेंट्स, आवाजें भी थम गई हैं। तो प्रसंग हो गया, रचना और रचनाकार। संदर्भ, कौन किससे किस लिए कह रहा है। संदर्भ भी 2 तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट, जैसे कविता है, कविता कवि लिख रहा है, पाठक या श्रोता पढ़ रहे हैं, तो वहां तो कवि ये कह रहे हैं लिखना होगा। और नाटक, एकांकी वगैरह में तो पूरी कथानक की जो बातचीत है वो वाद विवाद या कथन उपकथन से होती है, संवादों के माध्यम से होती है। तो वहां हमें याद रखना पड़ता है कि कौन कह रहा है, किसको कह रहा है।
तो प्रस्तुत गद्यांश वो तो हो गया प्रसंग। तो प्रस्तुत गद्यांश सत्यवती और भीष्म के बीच के वार्तालाप से उठाया गया है। सत्यवती के दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई है। राज्य इस वक्त राजा विहीन है। राज्य की चिंता है उसको, सत्यवती को। तो वो भीष्म के पास निवेदन लेकर आई है। निवेदन इसलिए कि उसको पता है, वो प्रतिज्ञाबद्ध निवेदन लेकर आई है कि वो विवाह कर ले, राजगद्दी पे आसीन हो जाए और संतानोत्पत्ति करके राजवंश की वृद्धि करे। इस पर भीष्म मानते नहीं है और एक नया उपाय बताते हैं, नियोग। और नियोग में देवर नहीं हो तो किसको बुलाया जा सकता है, इसकी बात होती है। ये हमारा संदर्भ है, यही हमें लिखना है कि सत्यवती और भीष्म के बीच के वार्तालाप को उठाया गया है। यहाँ पर ये सत्यवती, ये भीष्म का कथन है, शास्त्रों में व्यवस्था है। भीष्म अपनी माँ से कहते हैं कि अगर देवर नहीं मिले तो शास्त्र में लिखा है, शास्त्रोक्त पद्धति ये है कि किसी संत को, पहुंचे हुए महात्मा को बुलाया जाए और उसको बदले में एक शुल्क दिया जाए, जो देह से ऊपर उठ चुका हो, कामनाओं से परे हो चुका हो और निस्वार्थ भाव से राजवंश को, वंश के लिए। और देखिए, पुत्री की कामना से नहीं, पुत्र की कामना से, क्योंकि वंश का उत्तराधिकारी पुत्र ही माना गया है। मैं नहीं कह रही हूँ, हमारी किताब में पूरी लड़ाई ही पुत्र के लिए है। और प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या और विशेष। व्याख्या में क्या करना है, हमें एक सुविधा मिलेगी, रिटर्न में मिलेगा हमको, प्रश्न पत्र में, क्वेश्चन पेपर में व्याख्या के लिए जो पंक्तियां होगी, गद्यांश या पद्यांश सामने मिलेगा, उसको पढ़ लेना है। 2-3 बार पढ़ने की सुविधा रहेगी। उसके शब्द बदल देने हैं, अर्थ नहीं बदलना है। अर्थ हम वही रखेंगे जो इसमें है। शब्दों की हमारे पास कमी नहीं है। एक बात को 4 बात में कहना हमें आता है और व्याख्या में ये करना है, उसको विस्तार से समझा के बताना है। किस तरह से भीष्म अपनी माँ के सामने बात करते हैं। फिर आता है विशेष। विशेष में राइटर चाहता क्या है कहना और हम उसकी बात से सहमत हैं या नहीं। 2, तीसरा भाषा कैसी है और चौथा शैली कैसी है। भीष्म के माध्यम से कथाकार कहना चाहते हैं कि शास्त्रों में नियोग को उचित बताया गया है और देवर नहीं हो तो संत महात्मा के जरिए ये काम किया जा सकता है। बहुत सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद में ये अमानवीय भी लगती है, अनैतिक भी लगती है। भाषा के संबंध में, भाषा के संदर्भ में बात की जाए तो भाषा इसकी एक पौराणिक नाटक की जैसी होती है, वैसी ही है। आम बोलचाल की भाषा नहीं है। इसके जो शब्द हैं, यूं तो देखिए आम बोलचाल जैसी ही है, लेकिन शुल्क, आमंत्रित, आज्ञा, उचित, पात्र, इस प्रकार के शब्द परिष्कृत हिंदी के शब्द हैं, तो हम कहेंगे भाषा तत्सम प्रधान है। और शैली विश्लेषणात्मक है, आपस की बातचीत चल रही है। इस व्याख्या के बाद में आगे की बातचीत हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप देखते रहिए, बने रहिए। हैव ए नाइस डे।